मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 106। पिछले कुछ दिनों से मैं चैप्टर्स पब्लिश नहीं कर पा रही थी, सॉरी, और अब तक मेरी कहानी में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। मुझे पता है मेरी कहानी है, बहुत सारी गड़बड़ी और गलतियां रहती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम गलती करके अपनी कहानी आगे बढ़ाओ, इसलिए मैं कोशिश करती रहूंगी। अब आगे। आरव आईने के सामने अपने आप को निहार रहा था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सारा ही पोशाक पहने था और उसका नीला और लाल रंग के चौक में वह काफी शानदार नजर आ रहा था। वह कुछ सोचते हुए अपने गले में पहना हुआ लंबा लंबा माला को निकाल कर साइड में रख दिया और अपने सफेद नीचे पेंट के ऊपर बाहर की तरफ एक लंबा जूता पहन लिया। इसके बाद वह थोड़ा ऊंचा और शानदार नजर आ रहा था। उसने उसे मोटी के लंबे मालाओं को लंबा करके अपने चोगे के पीछे तरफ ले जाकर दूसरे कंधे पर डाल दिया। उसके बाद उसने अपने बालों को कुछ अलग तरह से बंधे और कुछ खुला रख दिए, जिससे उसके सामने के बाल उसके माथे को ढक रहे थे तो वही उसकी ऊपर के बाल बद में बंधी थी, तो पीछे के बाल उसके कंधे तक आ रहे थे या कंधे से थोड़ी ऊपर आ रहे हैं। भाई, तुम्हें तो हर चीज के बारे में पता होती है, क्या तुम्हारा आधा दिमाग मुझे दे सकती हो? आखिर ऐसा इतना कहाँ से सोच लेती हो तुम? और ऐसी राजकुमार होकर तुम खुद ही तैयार हो गए। मेरा मजाक मत बनाओ, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। पता नहीं मैं उन लोगों को देखकर अपना गुस्सा कैसे रोकूंगा। कहते हुए आरव के चेहरे पर हल्की नाराजगी और गुस्सा नजर आ रहा था। इस धीरे धीरे आरव के बारे में बहुत सारी चीज पता चल रही थी। साथ में उसे ये भी पता चला कि काव्य अभी भी राजकुमार वैभव से मिली हुई है, या वैभव के साथ ही साथ वह बात की महल के सौतेले भाई के लोगों के साथ भी मिलकर कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रही है। ये सारी चीज उसने उसे लंबे आदमी के दिमाग से पता कर लिया था, जो उसके पीछे खड़े हुए उसे तैयार करने में मदद कर रहा है। पर उसे यह बात जानकर हेल्थ निराश की जगह खुशी हुई कि इस बारे में अभी महाराज कामदेव को कुछ पता नहीं है। जब से आर राजकुमार बनाकर सबके सामने आया है, वह सबके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कौन कह रहा है, इसी देखने और पढ़ने में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट सभी उसे के सामने आ जा रहे हैं, उन सबके मन के दर्शन और उनसे जुड़ी आ रहा हूँ कि यादों के बारे में जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सब क्या काफी अलग थी बाकी सबसे, इसलिए उसे यह सारी चीज जाने में बहुत कम वक्त लग रहा था। उसे आज रात के लिए तैयार होना था, इसलिए उसे इस महल में रहने वाले लोगों के लिए दुबले चेहरे को देखकर नफरत होने लगी। उसे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर उसने चेहरे को शांत किया और अपने मन ही मन कहा, तुम्हें सभी से कुछ और आपका बदला लेना है, जिन्होंने उन्हें परेशान किया है। आप इस महल के लोग को और इस साम्राज्य के लोगों को पता चलेगा, इसलिए उत्तराधिकारी को परेशान करने की सजा बहुत शौक है, ना कमजोरों पर हंसने और ताकतवरों के सामने सर झुकाने की। तो मैं कमजोर बनकर ही तुमसे नीचे झुकाऊंगा, बस देखते जाओ, और उसे इंसान कभी अपनी सामने सर झुकाने पर मजबूर करूंगा, जिसे हर बार मेरी यानी आरव की बेइज्जती करके उसे शर्मिंदा होने पर मजबूर किया है। तैयार हो जाओ, राजकुमार आरव से मिलने के लिए हश, बहुत जल्दी तुम और तुम्हारे साजिशों का जवाब मिलने वाला है। तभी कारण ने कहा, क्या हम एक बार जाने से पहले वहां की सभी चीजों पर एक नजर डालने की? आखिर वह हो क्या रहा है? सर हिलते हुए आरव हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगा और उसने कहा, इस जश्न के बारे में, उसे सुनहरी रोशनी के बारे में पता करने जाना है। उसकी शक्ति चौथ और ऊर्जा के बारे में मैंने पूरी पाठ कर पूरी तरीके से पता कर लिया है। वह जहाँ पर है वहीं पर है, जहाँ पर हमेशा था हमेशा, इसलिए इस जने के बाद हम वहीं जाएंगे। कारण ने बस सर हिला दिया और अब उसे सुनहरी रोशनी की तरफ देखने लगा। साम्राज्य के महल के अंदर सबसे बड़ी और आखिरी जिसने की रात आ चुकी थी, जहां सब जादूगर से लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग ऊंचे दर्ज में बैठे लोग आज वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि सबसे बड़े देश और साम्राज्य के होने वाले अगला वारिस के लिए ये जश्न रखा गया था। इन दिनों काफी कुछ हुआ है जिस पर सबकी नजर इस वक्त भारत साम्राज्य में ही है और उसके उत्तराधिकारी के लिए, क्योंकि भारत साम्राज्य एक वक्त पर पूरी दुनिया के लिए बहुत भला बलिदान दिया था। साथ में ही इस साम्राज्य की व्यापारी और बाजार के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और जिन लोगों ने इस जिसने क्या फायदा उठाने के लिए यहाँ आए थे, वह सब भी उसे जश्न में शामिल हुए हैं और बेसब्री से राजा कुंभदेव और राजकुमार आरव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दूर से ही राजकुमार आरव को देखा देखी थी, उसके बाद उन्होंने अभी तक उसका एक बार भी नजर नहीं आई। मैं समझ आ चुका था कि साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी की जान को खतरा है, तभी तो इतने सालों से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को इस तरह से सभी से छुपा कर रखा। सबके मन में एक और सवाल था कि आपकी अपने साम्राज्य में और अपनी महल के अंदर, जहां दुनिया के सबसे काजल जादूगर और शक्तिशाली लोग रहते हैं, उनके बीच उन्होंने अपने राजकुमार को इस तरह से क्यों छुपा कर रखा? उन्होंने उठी हुई खबर सुन ली थी कि महल के लोगों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर उत्तराधिकारी है कौन। हालांकि उन्हें राजकुमार आरो के बारे में पता था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आज के मुकाबले में राजा को महादेव के उत्तराधिकारी और उनके सबसे बड़े पुत्र शामिल होंगे और सबके सामने आएंगे। उन्हें तो आज की घोषणा में इस बारे में पता खबर हुई थी, और वहां यहाँ पर मौजूद सभी लोग की खुद का एक मानसिकता है, इसलिए वह सारी सिचुएशन
न को बहुत बड़ी की से समझ भी सकते हैं। एपिसोड 107। करण की बातें को सुनने के बाद आरव गहरी सोच में गुम हो गया, पर अभी भी उसकी नजर उसे रोशनी पर थी जहां जश्न का सारा दृश्य उसे नजर आ रहा था। सारी चीज को देखने के बाद वापस पलटकर बालकनी में चला गया। रात की रोशनी पूरे महल में फैली हुई थी। आज महल कुछ ज्यादा ही चमक रहा था और ऊपर से बादलों में कई सारे तारे और चांद की रोशनी साफ दूधिया रोशनी पैदा कर रही थी, जिससे वहां का माहौल काफी मनोभाविक हो रहा है और चांद को लगातार देख रहा था। पता नहीं क्यों पर अब उसके मन में हल्का खालीपन भी महसूस होने लगा। उसे अभी रुद्र और माहेश्वरी की याद आने लगी। इतने वक्त से एक वही दोनों है जो उसे बिना कुछ कहीं समझी बस उसका साथ देते आए हैं। माहेश्वरी तो आंखें बंद करके उसे पर विश्वास करती है और उससे प्यार करती है। कारण भी आरव की चुप्पी को समझ रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े उसे लंबे आदमी पर चली गई, जिसे देखकर उसका मुंह बन गया और उसने कहा, तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है? सब्र का तो पता नहीं, पर मुझे लोगों पर विश्वास नहीं है। कोई भी किसी का नहीं होता, और वैसे भी इस वक्त राजकुमार आरव के सर पर खतरा ही मंडरा रहा है। कब कौन किस कहां से पीठ पर छुरा मार दे, भरोसा करना नामुमकिन है। इसलिए कारण उसे लंबे आदमी के बातों के पीछे का मतलब आसानी से समझ रहा था और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर आ गई। उसके कहने का साफ मतलब यही था कि उसे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कुछ कहता, पर कुछ सोचकर वह रुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कब कौन किसी के साथ धोखा कर दे, कोई भरोसा नहीं। फिर वह तब भी तो ऐसा ही हुआ था ना राजकुमार आरव के साथ? जब आप उसके साथ थे तो आपको तो कुछ ज्यादा ही परेशानी होगी। बसी लंबे आदमी ने घूर कर कारण को देखा तो कारण के पीछे नहीं जाता और वह भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगा। तभी आरव वहां अपने ठंडा व्यक्तित्व के साथ आ गया। अचानक से माहौल में ठंडक महसूस करती ही कारण और उसे लंबे आदमी का ध्यान आपकी तरफ चला गया। उसे देखकर असहज हो गई कि यार एकदम इमोशनलेस उनके बीच में आकर खड़ा हो गया था और साहब पोशाक और लंबे ओवरकोट में वह काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली नजर आ रहा था, किसी शाही खानदान का अगला वारिस और काफी आकर्षित राजकुमार की तरह जो कि वह है। आज उसकी काया में वह बात झलक रही थी जो अक्सर उसके चेहरे पर देखी नहीं जाती। क्या कहे, पहली बार ऐसी किया उसके अंदर महसूस हो रहा था। करण 2 कदम पीछे हटकर आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। आज उसे आरव में वह राजकुमार नजर आ रहा था, इसके बारे में वह कभी सोचता था। उन दोनों को इस तरह खुद को देखा देखकर आरव की आंखें छोटी हो गई। फिर वह कारण को इग्नोर करके उसे लंबे आदमी को कहने लगा, क्या सब जश्न में शामिल हो गए हैं? जिस पर लंबे आदमी ने कहा, जी हम कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। हमारा रास्ता काफी लंबा होगा, इसलिए तब तक महाराज भी वहां पर आ जाएंगे और बाकी मेहमान भी। तो इसका मतलब हम वही खुफिया जल्दी से होते हुए जाएंगे, कारण ने कहा। तो उसे लंबे आदमी ने बस सर हाँ में हिलाकर नीचे झुका लिया। आखिर हमें सबसे आखिरी में जाना है, तो जश्न का एक दौर ही कर लिया जाए। क्या तुम मुझे इस महल में रहने वाले लोगों के बारे में बताओ अपने हिसाब से कि तुम क्या सोचते हो? जी जी वो महाराज, मैंने तुम्हें यही काम सौंपा था कि जश्न में शामिल होने से पहले मुझे अपने पूरे परिवार के बारे में जानना है। तो बताना शुरू करो और भूलो मत कि तुम इस वक्त इस साम्राज्य के होने वाले अगले राजा के सामने खड़े हो। तो बिना किसी डर और सारी बातें मुझे बताओ, आरव ने ठंडे लहज में कहा। उसकी ऑरा काफी खतरनाक और रहस्यमय था। वह लंबा आदमी भी काफी माहिर जादूगर था, पर रहते हैं ना कि खून में भी एक अलग ही जादू है। आरव के अंदर वही राजशाही खून और रहस्य में ताकत साफ देखा जा सकता है, जिसे महसूस करते ही बड़े से बड़े जादूगर भी अपने घुटने देख सकते हैं। वह लंबा आदमी सर झुकाकर बस गर्दन हिला दिया तो आरव वही अपने बेड पर आराम से किसी राजा की तरह बैठ गया। करण भी एक किनारे जाकर बैठ गया। उसे मालूम था कि आरव भी बहुत कुछ ऐसी चीज कर सकता है जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। कुछ लंबे आदमी ने बताना शुरू किया, हमारा साम्राज्य बाकी देशों का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा व्यापार का स्थान है। यहाँ व्यापार के साथ बहुत सारी चीज होती है जो वक्त के साथ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी सारी व्यापार और जिस चीजों में हमारा साम्राज्य शक्तिशाली है, उसे चीजों के बारे में बात करना हमारे नियम के खिलाफ है। महल में आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं और इस महल में कई सारी अलग अलग परिवार भी रहते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल, सैनिक और बड़े जादूगर का समूह जो महल को सुरक्षित रखने और शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए हम उन्हें कम पर रखते हैं। उनसे मैं भी एक हूँ। राजा कुंभदेव, राजपारस साम्राज्य के महाराज और कर्ता धर्ता, उनके आदेश के बिना यहाँ कोई भी इस महल में कम नहीं रख सकता। और आसपास की सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ जादूगर और सबसे ताकतवर राजा राजा कुंभदेव ही है। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूर्वजों से मिली ताकतों से अपना ये साम्राज्य को कवाचस्व अभी तक संभाले हुए हैं। हमारा साम्राज्य पीढ़ियों से ही शक्तिशाली रहा है।
रानी देवी राज ये भी शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी थी, बिल्कुल आपकी तरह वह भी एक आम इंसान है। वह कोई जादूगरनी नहीं थी, वह बस एक आम औरत थी, पर उसके अंदर एक अलग ही खूबी है जो बाकी हमारे और जादूगरों से उन्हें अलग बनाते हैं। वह बिना जादू के ही सामने वाले की माने भावों को जान सकती है, साथ ही अपने बातों से सामने वाले को हर करने पर मजबूर कर सकती है। बिना किसी जादू की, पर उनका व्यक्तित्व और उनके सादे स्वभाव और शक्तिशाली मानसिकता को देखते हुए राजा को मिलने कुंभदेव ने उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाने का फैसला लिया था। यह क्या बोल रहे हैं तुम, पता भी है महारानी राजदेवी जी महाराज की पहली पत्नी है और आरव की माँ भी वह पहली पत्नी है, तभी तो वह महारानी बनी ना। करण ने बीच में उसे सही करते हुए कहा। आरव करण की बात से सहमत था कि रुद्र ने भी उसे यही बताया था और उसे यही मालूम था कि पहली पत्नी को ही महारानी का दर्जा और पद मिलता है। वह लंबा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मैं काफी समय से राजा कुंभदेव के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में यही सारी बातें पता है जी। महल में बहुत कम लोगों को पता है। मेरे पिताजी ने मुझे यही बताया है कि राजा कुंभदेवी की पहली पत्नी के बारे में किसी को नहीं पता और रानी देवी राज जी राजा कुंभदेव की दूसरी पत्नी है, पर उन्हें महारानी का दर्जा दिया जाता है। ये बात महल के काफी कम लोगों को मालूम है, या कहीं सभी को मालूम है, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। राजा कुंभदेव की पहली पत्नी के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर आरव ने अपने मन ही मन कहा, ना जाने और कितने राज डूबे हुए हैं इस महल में, क्या मेरा राज इन सब के राज्यों से बड़ा है या कुछ और है जो इस महल की बुनियादी खिलाने पर मजबूर हो सकता कर सकते हैं। आगे बताओ। आप रानी कुंभदेव की सबसे पहले संतान हो, उसके बाद राजकुमार वैभव है और फिर आपकी दोनों जुड़वा बहनें आपकर और रानी कुंभदेवी की संतान है। राजकुमार वैभव बहुत शक्तिशाली का प्रभावशाली जादूगर है। उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी और युद्ध नीति के बहुत सारे पड़ावों को बहुत आसानी से पार कर लिया था और उनके चक्र ऊर्जा और ऊर्जा शक्ति यहाँ मौजूद सभी उसके हम अंदर के लोगों से काफी ज्यादा है और वह अपने से 2 स्टार बड़े जादूगरों को भी हरा सकता है। साथ में उनकी तलवारबाजी का भी कोई जवाब नहीं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और कुछ लोगों को भी नुकसान पहुंचाने में वह एक बार भी नहीं सोचते। उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है और वह कुछ भी चीज पाना चाहे तो उसे जब तक नहीं पा लेते तब तक वह चैन से नहीं रहता। राजा कौनदेव को उनके कुछ बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं, वही बाकी महल में बाकी लोग वैभव से काफी ज्यादा डरते हैं, साथ उनका सम्मान भी करते हैं। राजा कुंभदेव के सामने राजकुमार वैभव कुछ और बनते हैं तो उनके पीछे कुछ और ही रहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि राजकुमार वैभव काफी चालाक किस्म की इंसान है और आपकी दोनों बहनें काफी शांत सरल और सभ्य राजकुमारियां हैं। वह बिना किसी वजह के किसी पर नुकसान नहीं पहुंचती, नहीं किसी पर ध्यान देती है। जब तक उन्हें उठाया ना जाए तब तक वह अपने काम से कम मतलब रखती है। पर की छोटी बहन का दिमाग काफी शैतानी और शातिर है, वह हमेशा अपने दूसरी बहन को मुसीबत में डाल देती है, जिस कारण वह दोनों कभी कभी अपने स्वभाव से अलग नजर आती है। पर उनके आसपास काफी ज्यादा सच्चे और ईमानदार लोग हैं जिसके जरिए वह कहीं भी कुछ भी पता करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने कोई भी उनकी समझदारी को मात नहीं दे सकता। एपिसोड 108 जश्न। हाल में एक अनाउंसमेंट। राजा कुंभदेव और रानी राजदेवी के साथ बहुत शालीनता से उसे जश्न के मुख्य द्वार से अंदर की ओर आने लगे। उन्हें देखकर सब एक जगह पर स्थित हो गए और कुछ पल पहले जो हाल लोगों के बातचीत और मधुर संगीत से भरा हुआ था वह एकदम से शांत हो गया। सबकी नजर अब राजा को मिले और महारानी राजदेवी पर ही थी जो मुस्कुराते हुए वहां आ रहे थे। उनके पीछे दोनों राजकुमारी है, बहुत ही सुंदर सफेद कलर के गाउन पहने हुए बहुत ही सुंदर परी की तरह नजर आ रहे थे और उनके बीच में राजकुमार वैभव काफी शक्तिशाली और हैंडसम राजकुमार की छवि उनमें नजर आ रही थी, पर उसने अपने एक्सप्रेशन को बहुत ही नॉर्मल किया हुआ था। उनके पीछे और आसपास कुछ सैनिक और जादूगर उनके रक्षा और देखने के लिए चलते हुए उनके साथ आ रहे थे। उनके अगल बगल से जो राजा रकमदेव और महारानी राजदेवी जी चल रहे थे, उनके आसपास के लोग उन्हें देखकर हल्का सर झुकाकर उन्हें अभिवादन कर रहे थे। धीरे धीरे करके वह लोग अपने कुछ मुख्य जगह पर आ गए जहां पर सिर्फ राजा कुंभदेव और महारानी के लिए हमेशा रहता है। राजा कुंभदेव एक नजर सबको देखने के बाद कुछ कहना शुरू किया और वह अपनी बातों में अपने साम्राज्य, अपने परिवार और अपने सुरक्षा करने वाले जादूगरों के साथ साथ अपनी दुनिया के बारे में उन्हें बहुत सारी चीज बताने लगी और मैं उन्होंने अपने विरासत और अपने पुरखों के बारे में भी बातें बताने लगी जिन्हें सब बहुत गौर से सुन रही थी। सब बहुत अच्छे से जानते थे 12 साम्राज्य का इतिहास, पर इस तरह राजा कुंभदेव के मुंह से यह सारी बातें उन्हें काफी आकर्षित लग रही थी क्योंकि उन्हें वह सारी चीजों के बारे में पता चल रहा था जो सिर्फ उन्होंने सिर्फ सोचा था। धीरे धीरे उनकी बातें अंतिम चरण पर जाने लगी और सारे लोगों का ध्यान अब सिर्फ एक ही विषय पर जाने लगा, वह है
पारस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी और होने वाले महाराज बहुत सारे अलग अलग देश और साम्राज्यों के राजा और उनके परिवार की कुछ सदस्य वहां पर आए थे। सभी की नर्सरी उन्हें इस उत्तराधिकारी को तरस कर रही थी। सबके मन में अलग अलग भावना है। छोटी थी तो वही उन सब कहीं ज्यादा व्याकुल और अभी सभी से दो आंखें मुख्य द्वार की तरफ नजरें का हुई थी। वह कोई और नहीं राजकुमारी काव्य थी, जो आज लाल रंग की बहुत ही सुंदर घेरदार गाउन में काफी सुंदर नजर आ रही है। उनकी बाली बाल में अलग ही रंग के मोतन कुटे हुई थी और कुछ नीचे की तरफ किसी झरने की तरह बह रहे थे। उनके लंबे और कमर तक आते बाल सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसके बगल में खड़ी नील बार बार उसे इस तरह बेचैन देखकर कहने लगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर ये तो कोई नया बात नहीं है ना, हम तो उन्हें उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि इसके लिए तुम आकर्षित थी, वही तुम्हारा होने वाला मंगेतर है और तुमने किसी को धोखा नहीं दिया। नील बहुत सारी चीज नहीं जानती थी, इसलिए काव्य को उसकी बातें उसकी नजरिया से ठीक ही लगी, पर उसके मन में तो बहुत सारे राज और कुछ ऐसी चीज थी जिसका पता सिर्फ उसे ही था। उसने एक नजर पूरे जश्न में देखा तो उसे महसूस हुआ कि जश्न में आए बाकी राजकुमारी अभी इस महल की राजकुमारों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं और कुछ उसके जैसे शादी और सभ्य राजकुमारियां भी घात लगाए हुए इस और देख रहे हैं और साथ ही साथ बाकी राजकुमारों के साथ अपना संबंध सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भी अपने अपने परिवारजनों की सिखाए गए नियम के अनुसार जश्न में आए लोगों का स्वागत करने लगे और सबसे आदर पूर्वक मिलने लगी। जो उनके नीचे है उन्हें वह कर हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और अपने से ऊंचे और बड़ी राजा और रानियां या बड़े पदाधिकारियों की जो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे, उन्हें इस जश्न में शामिल होने का अभिवादन करते हुए उनसे थोड़ी बहुत बात करने की दूसरी ओर चले जाते हैं। उनका यही रवैया और शांत स्वभाव पूरे महल और इस वक्त आए मेहमानों के बीच काफी अच्छा व्यक्तित्व दर्शा रहा था। रानी राजदेवी जी भी अपने स्वभाव और अपने व्यक्तित्व और अपने राज्य रानी होने का पूर्ण तरीके से सबके बीच अपना एक अलग ही सभी के मन में अपना जगह बनाए। कुछ लोग भी थे जो उन्हें इस तरह देखकर थोड़ी जलन भावना में बह रही थी। महल की सबसे लोकप्रिय तीनों जादूगरनी यानी महाराज कुंभदेव की तीनों जादूगरनियां जो इस वक्त मेहमानों से घिरे हो गई थी, वह अलग अलग दिशाओं में खड़े हुए वहां आए मेहमानों से बातें कर रहे थे, पर सबकी नजर रानी राजदेवी पर थी, जो काफी प्रभावशाली ढंग से राजा को महादेव के बगल में खड़ी बाकी लोगों यानी रिजाकोनम देव की बट अनुसार अनुचित जादूगर और महाराजाओं के बीच खड़ा हुआ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे बातें कर रहे थे और महारानी भी मुस्कुराते हुए उनमें शामिल होगी हुई थी। सबको इसकी उनके पद को देखकर बहुत जलन होती थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती। तो वही दूसरी और कुछ राजकुमारी से गिरे ऋषि और कपिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बाकी राजकुमारियां भी उनकी बहनों की तरह बेवकूफ है जो यहाँ उनसे अपने जान में फंसने आते हैं। उन्हें क्या लगते हैं वह इतनी आसानी से उनसे बात कर लेंगे, पर उन्हें समझ आ गया कि बहुत सारी राजकुमारी है, बस उन्हें मिलकर वापस चली गई, क्योंकि एक तरह का वहां का रिवाज था कि है मेहमानों को महल में रहने वाले सभी लोगों से मिलना और उनका अभिवादन करना होता है। वह भी बाकी सभी मेहमानों से धीरे धीरे करके मिलने देखा और उनके बातों में शरीफ होते हुए अपना व्यक्तित्व का एक अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश की। हालांकि उसका कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह बहुत पहले ही अपना नाम और ताकत बहुत जगह पर सिद्ध कर चुका था, इसलिए वहां आए सभी लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कुछ देर के बाद एक महाराज के सामने खड़ी दूसरी साम्राज्य के राजा अपने मूंछों को उठाव देने के बाद दूसरे राजा की आंखों में देखकर कुछ इशारा किया, फिर वह हंसते हुए अपनी बात राजा कमदेव के सामने रखें। तो महाराज, क्या आप अभी भी अपने कोहिनूर हीरो को हमसे छुपा कर रखेंगे? ये सुनकर राजा कुंभदेव सवालिया नजरों से उसे राजा को देखने लगे, जिस पर वह राजा हंसते हुए कहने लगे, आप साम्राज्य के राजा हो, जब अपनी बातें खुलकर कहना जा सकता सीखो। कामदेव ये कह रहा है कि तुम अपने कोहिनूर यानी अपने उत्तराधिकारी को अब कितना छुपाओगे? राज जादूगर मेजर ने कहा, इतने सालों से तो एक सवाल खड़ा करके रखा था हम सब के बीच, ही कहा पूरी दुनिया के बीच, कि तुम्हारा अगला उत्तराधिकारी है कौन? राजा के बचपन के दोस्त ने कहा, हम सबको तो यही लगता है कि तुम्हारे बिना बेटों में से कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा, पर तुमने तो अपने सबसे बड़े बेटों को दुनिया से छुपा कर ही रखा। ऐसे ही नहीं, तुम इतने बड़े साम्राज्य के राजा हो और तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारे महल की रहस्यमय चीजों के बारे में तो क्या ही खाने पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे महल की और तुम्हारी पुरुष पर को और रहस्यमयी जादुई शक्तियों के बारे में क्या यही वजह है कि तुम अपने वंशज और बारिश को सबसे छुपा कर रख? राजा कुंभदेव राजकुमार को याद करते हुए मुस्कुराने लगे और कहा, सही कहा, पर अब ज्यादा समय तक नहीं, अब तो वह सबके सामने आ चुका है। पर मैं यह नहीं कहूंगा कि वह इस वक्त उत्तराधिकारी बनने के काबिल है, लेकिन सभी को अपने काबिलियत साबित करनी पड़ती है। उसे उनकी बातों को मतलब सब समझ तो रहे थे, पर उनके मन में और भी ज्यादा सवाल उठ रहे थे जिससे वह जाकर भी पूछ नहीं सकती। तभी राजा कुंभदेव ने मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखा, एक बार फिर सबकी नजदीक मुख्य द्वार पर चली गई।
वहां पर अब कुछ खास तरह के जादूगर तैनात थे। धीरे धीरे वह माहौल एक एक करके शांत होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे द्वारपाल अपनी बातें कह रहा था वैसे वैसे सब शांत होकर इस आवाज की तरफ ध्यान देने लगी है। द्वारपाल की अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद सिर्फ किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तब दिल थामने कुछ और देखने लगे दिशा। जैसे कदमों की आवाज धीमी होने लगी वैसे वैसे रजत कुंभदेव ने भी अपना कम उसे और बढ़ा दिया। उसके साथ रानी कुंभदेवी जी भी मौजूद थे और रात पुरोहित और रुद्रदेव की दादरी उत्तराधिकारी को देखने चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें उसे देख तो लिया था, पर इस वक्त वह उन्हें आमने सामने काफी करीबी से देख सकते हैं। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद आरव उसे लंबे आदमी और करण के साथ चश्मे की मुख्य द्वार के एकदम समीप खड़ा हो गया। आरव जेएसएनएल हॉल में सभी को देख सकता था। इस वक्त सबकी नजदीक उसे पर मौजूद थी। ये देखकर आदर ने एक गहरी सांस ली, पर वही जश्न में मौजूद सभी लोग उसे परछाई को देख रहे थे, क्योंकि और एक कल कम रोशनी वाली जगह पर खड़ा था। उसे उसकी परछाई बस सामने नजर आ रही थी। उसे रुकता देखकर वह लंबा आदमी और कारण भी रुक गया। अगर मैं गहरी सांस ली, उसके बाद उसने अपने आंखों में एक अलग ही विश्वास लिए और अपने चेहरे पर ठंड और भाभी बनाए हुए अपने आसपास एक डार्क और डरावना आभा बना लिया। पर उसे आगे में एक पूरे ऊर्जा भी था, जिससे उसकी आभा काफी रहस्यमय बन गई, जिसमें डार्कनेस के साथ एक पूरे प्योर सॉल की चमक भी थी। उसने अपनी आंखें खोली और फिर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे चल दिया, और चलते हुए वह सिर्फ एक दिशा की ओर देखने लगा जहां पर राजा को मुझे बड़ी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वह आगे कुछ कम लेकर सीधे रोशनी के नीचे यानी बड़े से झूमर जिससे पूरा हाथ चमक रहा था वहां पर आकर खड़ा हो गया और एक नजर सबकी ओर या कहे पूरे जश्न के हाल पर मुआयना किया। फिर राजा कुंभदेव की ओर देखकर उन्हें अभिवादन किया और उनके पीछे खड़े बाकी लोगों को भी आदरपूर्वक अभिवादन करने के बाद वह शांति से खड़ा हो गया। उसकी आवाज देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थी, जो काफी अलग और रहस्यमयी बना रहा था उसे। वही वैभव मुझे बहुत गौर से आरव को देख रहा था और वह उसकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता कि आखिर आरव में कौन सी शक्तियां हैं कि वह कोई आम इंसान नहीं रहा। आरव ने बहुत ही सलीनता और शांतिपूर्वक से सभी बड़े राजा और पदाधिकारी के साथ साथ मेजर और कमांडर लेवल के जादूगरों के साथ वह शांति और आदर पूर्वक व्यवहार किया। उन्हें पता था कि यह सभी लोग राजा को देव की तरह शक्तिशाली और काफी बड़े बड़े पदों में विराजमान है। राजा कुंभदेव ने पहले ही उन्हें ही सारी चीजों के बारे में बता दिया था। कुछ देर के बाद राजा कुंभदेव ने उसे अपने बाकी परिवार से भी मिलाया, जिसमें उनकी तीनों रानियां और बाकी राजकुमार राजकुमारी या शामिल थी। सभी से मिलते हुए आरव का स्वभाव एकदम ठंडा और भाव ही नहीं था। राजा कुंभदेव को भी ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले आरव काफी शांत और बचपन करने वाला लड़का था, और उसने पता किया तो जादू नगरी और विद्या निकेतन में भी आरव का स्वभाव काफी चंचल और कोमल था, जो सभी को अपनी बातों और भोले बंसी सबका दिल जीत लेता था। और उसके उसे घटना के पहले भी आरव काफी शांत और समझदार राजकुमार था, जो बिना वजह की कोई भी चीज अपनी सारी इच्छाओं को बिना डरे बिना किसी परवाह की कह देता। पर आज उस शेरों में एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आ रहा था, ऐसा जैसा कि उन्होंने कभी किसी राजकुमार में नहीं देखा, यहाँ तक कि खुद में भी नहीं। उसका ये बदला रवैया और स्वभाव राजा को वीडियो को काफी और शहर बना रहा था, क्योंकि उन्हें वही पुराना वाला आरो काफी अच्छा और लगता था और पसंद था। पर जिस पद के लिए राजा घूमदे ने आपको चुना था, उसे पद के लिए यही स्वभाव और व्यक्तित्व का होना महत्वपूर्ण है। कि सोते हुए राजा कुंभदेव ने आरव की कंधे को तकतकाया और फिर उससे प्यार भरे भाव से उसे देखकर वापस अपने अतिथियों के बीच शामिल हो गए। उसका ऐसा रवैया जश्न में मौजूद लोगों के लिए हैरान में था। तो वही जो राजा कुंभदेव और आरव के रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हमेशा ही ये राजा तुमदेव के लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक लगाव उसे किसी से था तो वह राजा कुमार आरव ही था। इसके प्रति राजा कुंभदेव को एक अलग सा लगाव है, और राजा कुंभदेव का ये व्यक्तित्व हमेशा राजकुमार आरव के लिए ही नजर आता था, नहीं तो बाकी राजकुमार राजकुमारी के लिए वह एक सख्त और जिम्मेदार पिता थे। पर राजकुमार आरव के लिए वह एक जिम्मेदार पिता के साथ काफी नर्म दिल और अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने वाले पिताजी। हालांकि वह सभी से उतना ही लगाव है, पर जो लगाव और प्रेम राजा कुंभदेव राजकुमार आलोक के लिए समर्पित करते हैं, वह आज तक उन्होंने किसी पर भी नहीं किया। एक यही एक है जिसके कारण राजा कुंभदेव और राजकुमार आरव की जान को खतरा बढ़ जाता था। महल में रहने वाले लोग और परिवार और बाकी सभी को राजकुमार आरव के अंदर एक अलग सा व्यक्ति नजर आ रहा था, जो किसी से बात करना पसंद ना करता हूं, पर उसका एक सख्त और कोल्ड महसूस कर उन्हें इतना तो समझ आ गया कि वह आगे चलकर एक निर्दय और शक्तिशाली राजा बनने वाला है। तो मैं बाकी राजकुमारी का तो दिल बाहर आने को तैयार थे, क्योंकि इस वक्त राजकुमार आरव किस प्रिंस चार्मिंग से काम नहीं नजर आ रहे थे। उसका नंबर और चुड़ैल चेहरा और उसकी चमकती हुई आंखें और गोरे रंग में वह साहिल लिबास के साथ जिस तरीके से उसने अपने आप को सबके बीच प्रस्तुत किया था,
उसकी इसी चीज में वह सभी राजकुमार राज जादूगरों को मत दे चुका था। उसके अंदर का आकर्षित और मानपुर पर्सनैलिटी सबको मुख्यमंत्री कर रहा था। बाकी राजकुमार तो उसकी पर्सनैलिटी से जल रहे थे, तो वही राजकुमारी की नजर उसे हटाने को तैयार नहीं थी। और यह सभी चीजों को देखकर काव्या गुस्से का कोई सीमा नहीं रहा। वह चाहती थी कि आरव सबसे पहले उसके पास आए, उससे बातें करे, पर जब से वह वहां पर उसके पास खड़ी है तब से उसने एक नजर उठाकर उसे देखा नहीं। ये बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। अपने परिवार और महल में रहने वाले लोगों के साथ मिलने के बाद आरव वापस मोड़ पर जाने लगा। उसने राजकुमारी काव्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधा राजा कुंभदेव की बगल में आकर खड़ा हो गया। एपिसोड 109। राजकुमार कुंभदेव आरव को अपने सामने देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि अब एक बार की कोई आरव को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वह अपने गुस्से बड़ी नजरों से आसपास देखने लगा। अचानक से उसे वातावरण में ठंडा कर महसूस होने लगा। काव्य जो आरव के पीछे आना चाहती थी, राजा कुंभदेव की इस ओर को देखते हुए अपनी जगह पर जम गई। वो ही नहीं, हर कोई वहां आज पास मौजूद सभी लोग भी इस और देखने लगे। तभी राजा कुंडी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए आरव ने कुछ कहा। इसके बाद सारी बातें कर राजा कामदेव उसे एकत में ले गए, एकांत में ले गए। एक गांड में आने के बाद में अपने वही एक्सप्रेस संदेश चेहरे के साथ ऐसा काम देखो देखने लगा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहने ने लगा, अभी हमने उत्तराधिकारी नहीं बना, हम इस काबिल नहीं है, नहीं हमें किसी तरह का कोई भी जिम्मेदारी चाहिए। इस वक्त हम बस जादू सीखना चाहते हैं और अभी हम किसी रिश्ते में बंधना भी नहीं चाहते और सिर्फ खुद के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये कहने के बाद आरव बिना कुछ सुने या राजा कुंभदेव की तरफ अच्छी है वहां से मुख्य द्वार की तरह चला गया। उसे इस जगह बीच जस्ट में जाता हुआ देखकर कारण उसके पीछे चला गया। साथ में वह लंबा आदमी भी था, बालों की अंगरक्षक थी, वह भी उनके पीछे चले गए। इस पूरे गेस्ट में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जिसने में शामिल होने के बाद बिना किसी इजाजत की बाहर जा सके। पर आराम नहीं, आरव में राजा कुलदेव के सामने से जश्न को अधूरा छोड़कर हाल से जश्न की स्थान से ही बाहर निकल गया। ये देखकर सबको अंदाजा हो गया था कि यह उत्तराधिकारी सच में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, जिससे राजा गुम हो गई की भी कोई परवाह नहीं है। राजा कुंभदेव अभी भी ख्याल में कुछ देर तक खड़े थे। उन्हें होश आया जब बाकी सब की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। उन्होंने अपने स्वभाव को ठंडा रखा और सही लाते हुए बाकी सब के सामने चला गया और कुछ अनाउंसमेंट किया, जिसके बाद धीरे धीरे कर वह जश्न अंतिम छोड़कर आ गया। वही बाकी सब प्रभावशाली और शक्तिशाली राज्य और जादू का भी अब जश्न कुछ छोड़कर धीरे धीरे प्रस्थान करने लगी। पर अब बाकी नई जनरेशन के बच्चे यानी राजकुमार और राजकुमारियां और जिसमें शामिल होने उनके हम उम्र के जादूगर हो कि असली चश्मा इस वक्त शुरू हुआ। लेकिन अब बाकी सिर्फ उच्च श्रेणी के लोग वहां से धीरे धीरे जाने लगे थे। अब वहां पर सिर्फ राजकुमार राजकुमारी और कुछ अधिक यश और मंत्रिमंडल के बच्चे ही मौजूद थे। वह भी काव्य से बात करना चाहता ये था, इसलिए आरव के जाने के बाद काव्य जैसी बाहर की ओर जाने लगी, वह उसके पीछे चला गया और आधे रास्ते में उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर काव्य जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी, वह जोर से ढक्कन देखकर वैभव को पास लगे पानी की छोटे से फाउंटेन पर धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वैभव पूरी तरह गीला हो गया। वही काव्य गुस्से से उसे करते हुए दूसरी ओर चली गई। वैभव स्तब्ध खड़ा रहा गया कि आज से पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप लगातार लंबे कदम लेते हुए चले जा रहा था उसके पीछे कारण और वह लंबा आदमी और कुछ सैनिक चलते हुए आ रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई थी, जिसे धीरे धीरे करके सब रुक गए। पर अब की कम तेज हो गई। वह आगे कुछ कदम बढ़ ही रहे थे कि तभी उसके बाजू पर किसी के हाथ स्पर्श हुए और वह उसे और खींचा चला गया। जैसे उसने मुड़कर देखा तो दुख और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। उसके आगे हल्के नम थी तो चेहरे पर एक अलग से बेचैनी, जिसे आरव भी देखा तो रहा था पर समझ नहीं पा रहा था उन्हें कारण ने काव्य से इस तरह की उन्हें बिल्कुल नहीं की थी। आरव ने जैसे बाकी सब की तरफ देखा तो वह सर झुकाकर कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गई। वह देखकर आरव को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका दोस्त और उसका बॉडीगार्ड ऐसे उसे अकेले छोड़कर क्यों चला गया, क्योंकि उसे इस लड़की से उसे बचाना चाहिए, ना कि दूर खड़े होकर सर झुकना। काव्य आरव से कुछ कदम दूरी बनाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर अपने कांपते हुए आवाज में कहने ने लग गई, आरव तुमसे इस तरह से बैठा क्यों कर रहे हो तुम? काव्या में वह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। सच कहूं तो मुझे ये तो बताता कि साम्राज्य का उत्तराधिकारी या राजकुमार बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदार राजकुमार होगा, पर मुझे जब राजा कौंथी ने बताया कि मैं उनका राजकुमार आरव हूं और मेरी याददाश्त उसे हमले के बाद चली गई है, तो तब से मैं बहुत ज्यादा गहरी सोच में दुबम हो गया हूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तुम चिंता मत करो मारो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त और तुम्हारी मंगेतर जो हूँ।
ये सुनकर आरव ने अपना हाथ पीछे कर लिया जो माहेश्वरी उसे पकड़ना चाहती थी। ऐसे करते ही माहेश्वरी ने सावले नजरों से आरव को देखा तो आरव ने अपने ठंड और स्पेशली चेहरे के साथ उसे देखकर कहने लगा, काव्या बेहतर होगा कि तुम इस बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं इस बार किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पर विश्वास कर सकता हूँ। इतने बड़े राजतंत्र के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे माफ करना पर मैं इस वक्त तुम पर विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर होगा। ये कहने के बाद आरव ने आगे चलने लगा तो वही काव्या सटेप खड़ी रही, आपको जाते हुए देख रही थी। उसे अचानक से अलग का बदला रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एपिसोड 110। आरव राजकुमारी काव्या से पीछा छुड़ाकर राजकुमार आरव काफी आगे आ चुके हैं तो वैसे ही सब सैनिक और अंगरक्षक और कारणआर के साथ साथ उसके पीछे चले गए तो वही काव्या अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी रही। उसके कान में वही शब्द गूंज रहे थे। काव्या इस वक्त क्या महसूस कर रही है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील धीरे से उसके पास आए और उसे हिलाते हुए कहने लगे, अपने कक्ष में चलते हैं, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। यह कहते हुए नील ने काव्या को उसके कक्षा की तरफ ले गई। वहीं कुछ दूरी पर यह सब राजकुमार ऋषि और कपिल के साथ उसकी बहनें खड़ी हुई देख रही थी। ऋषि और कपिल के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी तो वही दोनों राजकुमारियां थोड़ी चिड़ी हुई नजर आ रही थी। वह दोनों इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैरान थी। पर इस वक्त जो उनके सामने राजकुमार आया था वह उनका पुराना आरंभ नहीं था जो हर बात को मानकर बेवकूफ बन जाता है और जो आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ राजकुमार आ रहा है इस प्रश्न में शामिल हुए थे वह तो अब कोई भूल भी नहीं सकता। और इसी के साथ आसपास के सभी राज्यों और देश में सर्वश्रेष्ठ राजकुमार में आरव ने अपना स्थान सबसे ऊंचा कर गया है। चाहे उसने किसी से बात क्यों नहीं किया पर उसका अंदाज और उसका प्रभाव सभी के मन में छप चुका था कि खूबसूरत थी कि तो सभी राजकुमारियां दीवानी ही हो गई थी। चाहे उसके दुश्मन साम्राज्य की राजकुमारी हो या उनसे भी कई ज्यादा शक्तिशाली जादूगरों की बेटियां, आप सभी उनसे राजकुमार यादव के बारे में बातें कर रही थी। वहीं ऋषि और कपिल को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमार आ रहा है इस तरह से बदल कर उनके सामने आएगा जिससे वह किसी तरह की तैयारी भी नहीं कर पाए। पर आरव से मिलने के बाद वह इतना तो समझ गए थे कि इस बार वह इतनी आसानी से अपनी पद के लिए कुछ नहीं कर सकते। हर चीजों में उसे उन्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। आपके राजतंत्र इसी तरह से काम करता है। कुछ दूर आने के बाद आरव ने पीछे मुड़कर देखकर गुस्से से कहा कि आज के बाद अगर इस तरह की हरकत तुम मुझसे किसी ने की तो देख लेना, मुझे बुरा कोई भी नहीं होगा। आरव कक्ष में वापस अपने कमरे की तरफ चला गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया तो वह लंबा आदमी और कारण दोनों ही एक दूसरे के चेहरे देखिए अभी भी वही खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आया आरव को हो गया है जो इतने गुस्से में उन्हें बोलकर चले गए। आप कारण ने आरव को आज से पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था तो वही आरव ने दरवाजा बंद करने के बाद अपनी पहले सभी कपड़े जल्दी निकलकर यहाँ फेंक दिया और कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। उसका आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। वह एक तक सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचने लगा। उसे यादव की जिंदगी के बारे में कुछ याद आया, साथ ही साथ उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी याद आया कि वह किस तरह का इंसान है हुआ करता है। इस सबसे वह इतना तो समझ गया कि ताकत के साथ साथ उस लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, क्योंकि अगर वह लोगों को दया और अपने चंचलता से व्यवहार करेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे या उसके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पुराने आदत को उठाया गया था वह भी अपने मंगेतर से धोखा उसे साथ तो समझ नहीं आया पर आरव की यादों में उसने इतना तो समझ गया कि राजकुमारी काव्य काफी शातिर और चालाक लड़की है जिसे सिर्फ ताकत और खुद गलती के सिवाय उसके मन में कुछ नहीं। ये बात याद करते हुए उसे एक बार और गुस्सा आने लगा और उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रही था। वही कारण और लंबा आदमी जैसी आरव के कक्ष के बाहर पहुंचे वहां पर रानी और राजा को मुझे दोनों भी आप पहुंचे। ये देखकर उन दोनों ने उन दोनों को सर झुकाकर अभिवादन किया। राजदेवी और राजा को मिले उतरे परेशान हो गए हुए द्वारा को देख रहे थे। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से क्यों खड़े हो, क्या कुछ हुआ है? और आरव इतने गुस्से में क्यों था? महाराज, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है पर राजकुमार आरव जब से राजकुमारी काव्य से मिले हैं तब से वह कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे और उनका व्यवहार भी बहुत बदलना हुआ नजर आया मुझे। कारण ने सर झुकाए हुए सच सच राजा कुंभदेव को बताना सही समझा कि उसे समझ तो आ गया था कि उसका दोस्त क्या चाहता है और उसे भी यही सही लगा। ये सुनते ही रानी राजदेवी और राजा को दिया एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद गहरी सांस लेकर वह उसे कक्षा के अंदर चले गए। कक्षा अंदर जाने के बाद उन्होंने इधर उधर सभी चीजों को देखा पर उन्हें उन सब से कोई लेना देना नहीं था। पर बिस्तर पर आकर आरव को देखने लगे जो इस वक्त किसी गहरी सोच में घूरता और लगातार सीलिंग को देख रहा है। ये देखकर रानी राजदेवी जी अब के बगल में बैठ गई तो वहीं दूसरे साइड राजा कुमदेव भी आकर बैठ गए और आर के हाथ को अपने हाथ में ले लिए तो रानी दास देवी जी आरव के बालों पर हाथ फिराने लगी। अचानक से स्पर्श महसूस होते हुए आरव चाहूक कर उठ गया। जैसे उसने अपने अगल बगल देखा तो उन दोनों को देखकर एकदम से हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और बारी बारी से उन दोनों को देखने लगा।
मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त परेशान हो और किस तरह से इन सब में फंसे हुए हो। नहीं, आपको नहीं पता कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेले रहना है। ये कहते हुए आरव वहां से उठकर दूसरी ओर चला गया। अचानक से उसे इस तरह से व्यवहार करते देखकर राजा को महादेव और रानी राजदेवी जी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। रानी जी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आरव ने कुछ देर तक उनके हाथ को अपने कंधे पर कुछ देर महसूस किया। उसके बाद वह आगे बढ़कर खिड़की के बाहर देखते हुए खड़े हो गए और फिर वापस उनकी तरफ पलटकर कहने लगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे इजाजत के मुझे छुए और मुझसे बात करे, चाहे कोई भी हो। ये कहने के बाद आरव ने एक भावहीन चेहरे के साथ राजा कुंभदेव और रानी राजदेवी को देखने लगी। ये देखते हुए राजा कुंभदेव और रानी राजदेवी को एक झटका सा लगा, क्योंकि आप हमेशा से प्यार से पेश आता है और आज तक किसी ने भी उनसे इस तरह से बातें करने की हिम्मत नहीं की। राजा कुंभदेव थोड़े ऊंचे आवाज में कहने लगे, ये तुम्हारा क्या व्यवहार है राजकुमार आरव? क्या तुम्हें हमारी अच्छाई समझ नहीं आ रही? माफ करना महाराज, पर जब तक मुझे मेरी पूरी सच्चाई और अपनी पुरानी यादें नहीं मिल जाती तब तक मैं आपको अपना नहीं सकता, ना ही इस उत्तराधिकारी के पद को। इसलिए मैं अभी से आपसे माफी मांगता हूँ और मुझे किसी भी रिश्ते के लिए मजबूर ना किया जाए। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये कहते वक्त आरव की आंखें एकदम खाली थी और उसके आसपास एक रहस्यमय ऑरा नजर आ रहा था। तो वही आरव के पिता के दिन में कुछ छुपता हुआ महसूस हुआ। वह अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देखना चाहते थे, पर उन्हें भी यह बात समझ आ रही थी कि आरव फैसला क्यों ले रहा है। तो वही राजदेवी जी की आंखें नम हो गई और वह पलटकर उम्मीद भरी नजरों से राजा कुंभदेव को देखने लगी। जिस पर राजा कुंभदेव ने राजदेवी जी के कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वासन देते हुए कैमरे के बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कारण और वह लंबा आदमी कक्षा के अंदर आ गए। कारण जल्दी से आरव के पास खड़ा हो गया, पर उसने उसे वही औरत महसूस किया जो कुछ देर पहले राजा और रानी जी महसूस कर रहे थे। आरव में जब कारण को अपने पास देखा तो वह उसे देखकर वापस से उसे लंबे आदमी को घूमते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे, जिससे वह लंबा आदमी बस सर झुकाकर खड़ा रह गया। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया, क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्या हमेशा के लिए हमेशा तुम ही कहकर पुकारो? बोलो लंबे आदमी। ये सुनकर कारण के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसे लंबे आदमी ने आश्चर्य से उसे राजकुमार को देखने लगा, जिसका स्वभाव बहुत ही कड़ा और डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने अपने दुश्मन से बात कर रहा है। कुछ लंबे आदमी ने सर नीचे झुकाए हुए कहा, राजकुमार, मेरा नाम कवच है और मैं आपका अंगरक्षक का मुख्य अध्यक्ष हूँ और एक संपूर्ण चल ऊर्जा का जादूगर। आप मुझे किसी की तरह का कार्य छोड़ सकते हैं, मैं उसे करने में सक्षम हूँ। तो कुछ समय पहले जब तुम्हें मेरे अकेले खड़े रहना था तब तो तुम वहां से सर झुकाकर चले गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे हर जगह हर किसी से सतर्क रहना चाहिए? कुछ वक्त के लिए मैं गायब हो गया था, वह भी इस महल से, अपने कमरे से, तो क्या अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे बाहर से ज्यादा इस महल में खतरा हो सकता है। मुझे आपकी बातें समझ आ रहा है राजकुमार, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब तक आप मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा वादा है। आपसे उम्मीद है अपना वादा तुम हमसे निभाओगे, न कि हमारे पिताजी से। अब तुम जा सकते हो और याद रहे, इस तरह की गलती हम आपको मौका ही नहीं देंगे, राजकुमार कवच ने कहा और उसे कक्षा के बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आरव का खतरनाक और रहस्यमय और एकदम से चला गया और वह करण की तरफ गिरने लगा, जिस पर करण मुस्कुराते हुए उसे संभाल कर साइड में बैठ गया और कहा, तुम सच में काफी बदल गए हो राजकुमार आरव जी। चुप करो और आप मुझे सोने दो। ये कहते हुए आधा उठ गया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया हूँ। करण भी कपड़े बदल कर आरव के बगल में लेट गया। उसके लिखने के बाद आरव आंखें बंद किए हुए कहने लगा, कुछ पता चला रुद्र और माहेश्वरी का? वह लोग कहाँ पर गए हैं? नहीं, अब तक कोई बात ही नहीं हुई है। मैंने आपके दादाजी से पूछा, पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गुप्त मिशन है, इसलिए उन दोनों को अपने को साथियों के साथ जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता सिवाय जाने वाले लोगों के और उसके। क्या कुछ बड़ा हो रहा है? मुझे तो पता नहीं, पर हो सकता है बहुत सारी चीज इस दुनिया में होती रहती है और कुछ ऐसे जो हमें अब तक पता नहीं। पता नहीं मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, क्या तुम्हें ये दुनिया कैसी लगती है? मतलब मैं कुछ समझ नहीं। यही कि क्या तुम सोच सकते हो अगर इस तरह की दुनिया नहीं होती तो किस तरह की दुनिया होती है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है इस दुनिया के बारे में। ऐसे कई दुनिया है जो जहाँ हमारी तरह लोग रहते हैं और वहाँ के रहन सहन हमसे कोई गुना अलग और बहुत ही अलग है। सिवाय वहाँ के इंसानों को छोड़कर बाकी सब अलग ही है।
मतलब तुम जानते हो मैं बहुत सारी चीज जानता हूँ, इतना कि तुम सुन भी नहीं सकती। अभी मैं किसी सुनने के मन में नहीं हूँ। कल सुबह पसंद है क्या होगा मेरे साथ, इसलिए अभी मुझे चैन से सोने दो। तुम बोल रहे हो कि हमें सुनहरी रोशनी वाली जगह पर जाकर तुम्हारी सुनाई रोशनी को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। कुछ दिनों में वह सुनहरी रोशनी वाले स्थान पर जाएंगे और वहां की शक्ति स्रोत को मैं समाहित कर लूंगा, जैसे तुम्हें ठीक का लगे। ये कहने के बाद करण ने अपना आंखें बंद कर ली और वो लेट गया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।